तैयारी स्टार्ट। लगातार दी जा रही चेतावनियों का नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया। वैज्ञानिक बार बार चेता रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है। वर्षा अक्सर एक छोटे से क्षेत्र में तीव्र, अल्पकालिक या गरज के साथ हो रही है। वजह भी दक्षिण पूर्व अरब सागर के गर्म होने की बताई जा रही है। मंगलवार को केरल जिले के वायनाड में अपने साथ किए जा रहे खिलवाड़ से गुस्साई प्रकृति भी रौद्र रूप में सामने आ गई। प्रकृति के इस रूप ने केरल की हरियाली से लबरेज उन तमाम तस्वीरों को मटिया मेट कर दिया जिनके माध्यम से केरल को सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाले राज्य के रूप में पहचाना जाता है। पहला, चाहे जितनी ही बार हमने ईश्वर के अपने देश के रूप में केरल को देखा सुना है, यह इसलिए भी क्योंकि प्रकृति ने इस राज्य को सौंदर्य के अनगिनत विशेषणों से अलंकृत किया है। यही वजह है कि केरल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। वायनाड में हुए भयावह भूस्खलन की तस्वीरों ने सबको इस कदर बेचैन कर दिया है कि अब जरूरत उन कारणों की तलाश की हो गई है जिनकी वजह से यह विनाश लीला सामने आई। पिछले कुछ वर्षों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्र की हानि वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीते वर्ष जारी भूस्खलन एटलस के मुताबिक भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन संभावित जिलों में से 10 केरल में ही थे और वायनाड इनमें 13वें स्थान पर था। इसी में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी घाट और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र की कोंकण पहाड़ियों का 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। दूसरी ओर वायनाड में घटते वन क्षेत्र पर 2022 के एक अध्ययन से पता चलता है कि 1950 से 2018 के बीच जिले में 62% वन गायब हो गए, जबकि बागान प्लांटेशन क्षेत्र में लगभग 1800% की वृद्धि हुई। जाहिर है कि वनों की कटाई से भूभाग कमजोर हो चुका है, जो तेज बारिश में बार बार भूस्खलन की वजह बनता है। पहला, पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल पैनल की सिफारिश पर अमल नहीं होने की बात भी सामने आई है। पैनल ने वर्ष 2011 में ही पश्चिमी घाट की पूरी पहाड़ी श्रृंखला को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर इंसानी गतिविधियों पर रोक की सिफारिश की थी। समय रहते नहीं चेते तो वायनाड जैसी तस्वीरें और देखने को मिलते देर नहीं लगने वाली। पैरा, जेलों को सुधार गृह कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी जेलें अपराध प्रशिक्षण केंद्र ज्यादा बनती जा रही है। कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और क्षमता से अधिक कैदियों के कारण जेलें अपराधियों की शरणगाह के रूप में ज्यादा चर्चा में रहती हैं। दुस्साहस की हद देखिए कि जेल में बैठकर अपराधी मुख्यमंत्री तक को गोली मारने की धमकी देने से बाज नहीं आते। हालत यह है कि जेलों में मोबाइल व मादक पदार्थ मिलना
आम बात हो गई है। अपराधी जेलों में बैठकर संगठित गिरोह संचालित करते हैं। सीएम को मिली धमकी के बाद राज्य की पुलिस के साथ जेल महकमे ने भी जेलों की तलाशी का अभियान चलाया, लेकिन निगरानी व्यवस्था कितनी चौपट है इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि जिस सिम से सीएम को धमकी दी गई थी वह जेल में 4 माह से सक्रिय थी। पैरा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जेलों में चाक चौबंद व्यवस्था के दावों के बावजूद मोबाइल पहुंचना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में मोबाइल के जरिए जब चाहे तब किसी को भी धमकाना अपराधियों के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि जेलों में मोबाइल और दूसरी सामग्री पहुंचाने के लिए कई तरह के गिरोह भी सक्रिय हैं। इस वर्ष मई में जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद शातिर बदमाशों तक मोबाइल फोन पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 जेल कर्मियों को भी गिरफ्तार किया था। साफ है कि इस तरह के मामलों में जेल कर्मियों की संलिप्तता भी रहती है। पैरा, जब जब जेलों में बदमाशों के दुस्साहस की चर्चा होती है जोधपुर जेल का जिक्र जरूर आता है। वर्ष 2010 में जोधपुर की केंद्रीय जेल में एक कैदी ने जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या कर दी थी। वर्ष 2019 में राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में ही कुछ कैदियों ने मिलकर एक पाकिस्तानी कैदी की हत्या कर दी थी। वस्तुतः अपराध रोकने के लिए जेलों में बंद कैदियों में सख्त अनुशासन के साथ साथ जेल प्रबंधन में सुधार और भ्रष्टाचार को रोकना आवश्यक है। जरूरत इस बात की भी है कि सिर्फ मोबाइल और सिम की रोकथाम पर ही ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि पूरी जेल व्यवस्था की समीक्षा करके सुधार कार्य किया जाए। स्टॉप।